आज की इस रिपोर्ट में 5 अहम खबरें होने वाली हैं। इस रिपोर्ट में 5 अहम खबरें क्या हैं, चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। तो पहली खबर आ रही है यूके की तरफ से, क्योंकि यूके ने गजा के कुछ स्टूडेंट्स को ब्रिटेन की कुछ यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने के लिए परमिशन दे दी है। दूसरी खबर यहाँ पर सऊदी और कतर के मुतालिक आ रही है कि कतर और सऊदी अरब के साथ मिलकर अमेरिका मतलब लेबनान के अंदर इकोनॉमिक जोन बनाएगा, ताकि जो हिजबुल्लाह के लड़ाके हैं वो अपने हथियार छोड़कर कुछ काम धंधों में लग सकें। तीसरी खबर आ रही है कि इजरायली आर्मी ने वेस्ट बैंक के अंदर हज़ारों की तादाद में जो जैतून के पेड़ हैं उनको तबाह और बर्बाद कर दिया है। चौथी खबर आ रही है जर्मनी की तरफ से, क्योंकि जर्मनी ने अब यहाँ पर पूरी तरीके से मतलब अब खुलकर वो बोला है कि आने वाले टाइम में जो और यूरोपियन कंट्रीज या नेटो अलायंस बोल रही हैं कि वो फिलिस्तीन को ऐसे देश का दर्जा दे देंगी, लेकिन फिर जर्मनी इस बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचता और ना ही वो फिलिस्तीन को अभी रिकॉग्नाइज करेगा एज देश के रूप में। पांचवी अहम खबर आ रही है, बहुत अहम खबर है। ऑस्ट्रेलिया ने ईरान की जो एम्बेसी है ऑस्ट्रेलिया के अंदर यानी सिडनी में, वहाँ से जो ईरानियन एम्बेसडर है उनको पूरी तरीके से बर्खास्त कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया ने एक्सपेल कर दिया है। क्या है ये वजूहात, इस रिपोर्ट में हम जानेंगे। पहली खबर यह है कि ऑस्ट्रेलिया ने ईरान पर सिडनी और मेलबर्न में यहूदी स्थलों पर आगजनी करवाने का आरोप लगाया है। यानी मतलब यह है कि अभी जो मौजूदा हालात हैं गजा और इजराइल की वजह से, उसकी वजह से पूरे वर्ल्ड के अंदर कुछ ज़ायोनिस्ट रिजाइम की तरफ है और कुछ हमास यानी फ़िलिस्तीन की तरफ है, और इसी वजह से ऑस्ट्रेलिया ने ये एक्शन उठाया है और ईरान पर ये आरोप लगाया है कि ईरान मतलब ये है कि जो भी ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो भी दंगे और फसाद या प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसमें ईरान का हाथ है, और इसी वजह से उसने जो ईरानियन एम्बेसी है सिटी के अंदर और एम्बेसडर को वहाँ से एक्सपेल कर दिया है। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने कहा है कि ये हमले ईरान की तरफ से करवाए गए हैं और सबूत मौजूद हैं। उन्होंने कहा है कि अभी जो मौजूदा हालात हुए हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर, सिडनी और मेलबर्न जो बड़े बड़े शहर हैं ऑस्ट्रेलिया के, वहाँ पर लाखों की तादाद में हुजूम इकट्ठे हुए हैं, बहुत बड़ी तादाद में, और इससे वहाँ की सिक्योरिटी पर बहुत खतरा पैदा हो गया था ऑस्ट्रेलिया की। और इसी वजह से जब इस चीज़ की छानबीन की गई, जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने कहा है, और वो आरोप लगा रहे हैं कि इसमें ईरानियन जो एम्बेसडर है यानी ईरानियन एम्बेसी है उसका पूरा हाथ है, क्योंकि वो लोगों को भड़का रहे हैं, और इसी वजह से उन्होंने ईरानियन एम्बेसडर को एक्सपेल कर दिया है। दूसरी तरफ एक वहाँ पर रेस्टोरेंट है सिडनी के अंदर, वहाँ पर भी एक बहुत बड़ा एहतजाज हुआ था, और वहाँ पर एक रेस्टोरेंट के अंदर बहुत बड़े एहतजाज में काफ़ी लोग वहाँ पर ज़ख्मी बताए गए थे। और इसके अलावा एक सिनेगॉग है यानी जो यहूदियों का जो धार्मिक स्थल है, वहाँ पर भी लाखों की तादाद में जो फ़िलिस्तीन को सपोर्ट करते हैं वो वहाँ पर लाखों की तादाद में इकट्ठे हुए थे और उन्होंने एहतजाज करा था इजराइल के ख़िलाफ़। लेकिन इसमें किसी के जानी और माल के नुकसान की कोई यहाँ पर खबर नहीं है। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया ने ईरानी राजदूत और 3 अधिकारी को 7 दिन में देश छोड़ने का आदेश दिया है। आपको बता दें कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार ऐसा हुआ है जब ऑस्ट्रेलिया ने किसी ईरानियन एम्बेसडर को देश से एक्सपेल किया हो। सुरक्षा एजेंसियों ने कहा है कि ईरान ऑस्ट्रेलिया में अपराधियों और गैंगस्टर का इस्तेमाल करके वहां पर हमले करवा रहा है। इजराइल ने ऑस्ट्रेलिया के कदम का स्वागत किया और कहा है कि ईरान पूरी दुनिया के लिए खतरा है। अब तो इजराइल को बहाना मिल गया ईरान के ऊपर उंगली उठाने का। ईरान ने इन आरोपों को पूरी तरीके से खारिज किया और कहा है कि वे सही टाइम पर सही जवाब देंगे। ऑस्ट्रेलिया ने तेहरान स्थित अपना दूतावास बंद कर दिया है। सभी डिप्लोमेट्स को सुरक्षित जगह ले जाया गया है। यहूदी संगठन ECAJ ने कहा है कि ये हमले सीधे यहूदी ऑस्ट्रेलियाई लोगों को डराने के लिए किए गए थे। ईरानी कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन ऑस्ट्रेलिया ने भी राजदूत के निष्कासन का स्वागत किया है। मतलब जो ईरान के अंदर जो कम्युनिटी है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, जो ईरान के जो मतलब कुछ ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पर काम करे, उन्होंने भी इस चीज़ का स्वागत किया कि कहा है कि आपने बहुत अच्छा किया है कि आपने जो ईरानियन एम्बेसडर उसको एक्सपेल कर दिया है देश के अंदर से। इस बीच इजराइल गजा युद्ध के कारण ऑस्ट्रेलिया में यहूदी विरोधी और इस्लामोफोबिया बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। दूसरी यहाँ पर खबर ये आ रही है कि जो जर्मनी के जो चांसलर हैं
फ्रेडरिश मर्ज ने कहा है कि जर्मनी फिलहाल फिलिस्तीन को कोई मान्यता नहीं देगा। यह बयान उन्होंने कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया है। कनाडा ने पिछले महीने ऐलान किया था कि वो यूएन जनरल असेंबली में फिलिस्तीन को देश के रूप में मान्यता देगा। फ्रांस और ब्रिटेन भी पहले ही इसकी घोषणा कर चुके हैं। मर्ज ने कहा है कि जर्मनी को लगता है कि फिलिस्तीन को मान्यता देने की शर्तें अभी पूरी तरीके से काफी नहीं है, और उन्होंने साफ कहा है हम इस पहल का हिस्सा बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। मतलब जो और दूसरी यूरोपियन कंट्रीज हैं, हम उनका हिस्सा बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। अगर फिलिस्तीन अगर ये सोच रहा है, हम पूरी तहकीकात, पूरी तस्दीक के साथ में, जब तक इजराइल चाहेगा, जब तक हम फिलिस्तीन को देश का दर्जा नहीं देंगे। इसके अलावा जो तीसरी खबर है वो वेस्ट बैंक की तरफ से आ रही है कि अल मुगय्यर एक गांव है रमल्ला के पास में, वहां पर इजरायली फौजियों ने लगभग 3000 जैतून के पेड़ उखाड़ फेंक दिए हैं। सेना का कहना है कि यह पेड़ सुरक्षा के लिए खतरा है, क्योंकि पास से एक इजरायली बस्ती को वहां से सड़क निकलती है। जो इजरायली सेटलर्स वहां पर रहते हैं, जो इलीगल सेटलर्स वहां पर रहते हैं, तो उनकी जान को खतरा है, वहां पर उनकी बस्तियों को खतरा है, क्योंकि यहाँ से छुप छुप कर जो फिलिस्तीनी है वो उनके ऊपर अटैक करते हैं। ये इजरायली जो आईडीएफ है, ये उनका कहना है। सेना का कहना है कि ये पेड़ सुरक्षा के लिए खतरा है, क्योंकि पास से एक इजरायली बस्ती यानी एक सड़क वहां से निकलती है। गांव को पूरी तरीके से लॉकडाउन कर दिया गया है, पूरी तरीके से घरों पर छापे मारे गए और लोगों की संपत्ति को नुकसान भी पहुंचाया गया है। जैतून के पेड़ फिलिस्तीनी संस्कृति, रोजगार और पहचान का एक अहम हिस्सा है। इन्हें नष्ट करना सिर्फ आर्थिक चोट नहीं, बल्कि सांस्कृतिक, सामाजिक प्रतीक को मिटाने की एक कोशिश है। संयुक्त राष्ट्र आंकड़ों के अनुसार जनवरी जुलाई 2024 के बीच 2370 से अधिक हमले वेस्ट बैंक में इजरायली बस्ती में किए गए हैं। यानी जो इजरायली इलीगल सेटलर्स, उन्होंने फिलिस्तीनियों की जगहों पर अटैक किए हैं। सिर्फ रमल्ला शहर में ही अगर बात करें तो 554 हमले हुए हैं। इसी दौरान 671 फिलिस्तीनी भी इसमें मारे गए, जिनमें 129 बच्चे शामिल हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये 1967 से जारी जबरन विस्थापन यानी फोर्स डिस्प्लेसमेंट की नीति का एक अहम हिस्सा है, ताकि फिलिस्तीनियों को उनकी जमीन और संसाधनों से दूर किया जा सके। जैतून के बागात और पानी के जो सोर्सेज हैं, उन पर कब्जा करके फिलिस्तीनियों को जल संकट की ओर धकेलना है और खाने पीने की चीजों से पूरी तरीके से उनको एक्सपेल करना है। दूसरी तरफ सऊदी, कतर और यूएस के जो इन्वॉल्व हैं, उन्होंने क्या कहा है लेबनान के हिजबुल्लाह के बारे में। लेबनान सरकार ने इस साल के अंत तक हिजबुल्लाह को निरस्त करने वाला का एक फैसला किया था। हिजबुल्लाह के नेता ने इसका विरोध किया था और कहा था कि वे बिल्कुल भी हथियार नहीं छोड़ेंगे। वहीं दूसरी तरफ कतर, सऊदी अरब और अमेरिका के साथ में मिलकर लेबनान के अंदर कुछ इन्वेस्टमेंट करेंगे, ताकि जो हिजबुल्लाह के जो लड़ाके हैं उनको रोजगार मिल सके। अमेरिका के मध्य पूर्व दूत यानी जो इन्वॉय है टॉम बैराक ने कहा है कि खाड़ी देश केएसए और कतर इस चीज के लिए तैयार हैं कि दक्षिण लेबनान इजराइल बॉर्डर के पास एक आर्थिक जोन यानी इकोनॉमिक जोन बनाए। इस जोन से रोजगार पैदा होगा और हिजबुल्लाह के लड़ाके व समर्थकों को हथियार छोड़कर काम करने का वहां पर अवसर मिलेगा। बैराक का कहना था कि आप 40,000 लोगों से सिर्फ हथियार लेकर जाओ, जैतून के पेड़ लगाओ नहीं कह सकते। उनके लिए एक वैकल्पिक यानी रोजगार होना चाहिए, ताकि वो कुछ कर सकें। बैराक ने कहा कि अमेरिका, खाड़ी देश और लेबनान मिलकर एक इकोनॉमिक फोरम बनाएंगे, ताकि हिजबुल्लाह से जुड़े लोगों को नई जीविका मिल सके, रोजगार मिल सके। उन्होंने इशारा किया कि अमेरिका ईरान से भी इस मुद्दे पर सीधे रूप से संपर्क कर रहा है। दक्षिण लेबनान में 1978 से तैनात UNIFIL यानी यूएन शांति सेना को अमेरिका ज्यादा महत्व नहीं देना चाहता है। बैराक ने कहा है कि अमेरिका UNIFIL के बजाय लेबनानी सेना को फंड देना पसंद करेगा। UNIFIL का कार्यकाल अभी सिर्फ 1 साल के लिए और बढ़ाया जाएगा। अक्टूबर 2023 में हमास के हमले के अगले ही दिन हिजबुल्लाह ने इजराइल पर रॉकेट दाग दिए थे, जिससे धीरे धीरे संघर्ष बढ़कर सितंबर 2024 में युद्ध में बदल गया। इस युद्ध में 4000 से अधिक मौतें और 11
अरब डॉलर का नुकसान हुआ था। वर्ल्ड बैंक के अनुसार, जो मैंने अभी आपको बताया है, नवंबर 2024 में अमेरिकी मध्यस्थता से युद्ध विराम हुआ है। अब मौजूदा हालात क्या है लेबनान के अंदर? हिजबुल्लाह का कहना है कि उसने सीमा की जो क्षेत्र है, यानी जो लेबनान और इजराइल की जो सीमा से क्षेत्र रखता है, वहां से अपने लड़ाके हटा लिए हैं। लेकिन इजराइल अभी भी लगभग रोजाना हवाई हमले कर रहा है, जिसमें दर्जनों हिजबुल्लाह सदस्य मारे गए हैं। पांचवी एक अहम खबर ब्रिटेन के मुताल्लिक आ रही है। ब्रिटेन ने लगभग 40 फिलिस्तीनी छात्रों को गजा से लाने की अनुमति दे दी है ताकि वे ब्रिटिश विश्वविद्यालयों में पढ़ाई कर सकें। इनमें से 9 छात्रों को चीवनिंग स्कॉलरशिप यानी सरकारी फंडिंग 1 साल तक मास्टर प्रोग्राम के लिए मिलने की बात कही गई है। बाकी छात्रों के लिए निजी प्रोग्राम से फंडिंग का इंतजाम किया गया है। छात्र तभी गजा से निकाले जाएंगे जब इजरायली अधिकारियों से यात्रा की इजाज़त मिल सकेगी। उन्हें पहले किसी तीसरे देश जाना होगा ताकि वहां बायोमेट्रिक वीज़ा प्रोसेस पूरी हो सके। इसके बाद वो ब्रिटेन पहुंचेंगे। अक्टूबर 2023 में युद्ध शुरू होने के बाद ये पहली बार होगा कि गजा के छात्र ब्रिटेन पढ़ाई के लिए जाएंगे। ब्रिटेन और इजराइल के रिश्ते हाल ही में काफी तनावपूर्ण हो गए हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री कियर स्टारमर ने संकेत दिया था कि यूके फिलिस्तीन को एक देश के रूप में मान्यता कभी भी नहीं देगा। यूके फिलिस्तीन को एक देश के रूप में मान्यता देने का एक विचार कर रहा है। ब्रिटेन के अलावा फ्रांस, इटली और आयरलैंड भी ऐसे छात्रों को अपने देशों में पढ़ाई के लिए इजाज़त दे रहे हैं और उनके लिए इवैक्यूएशन रूट्स खोल रहे हैं। कई छात्रों ने बीबीसी को बताया कि वे गजा में मंजूरी का इंतजार करते हुए अपनी सुरक्षा को लेकर काफ़ी डरे हुए हैं। ब्रिटिश नेताओं ने महीनों तक अभियान चलाया ताकि लगभग 80 गजाई छात्रों को ब्रिटेन लाया जा सके, लेकिन अभी सिर्फ 40 जो लोग हैं गजा के उन पर ही सिर्फ सहमति बन पाई है। सिर्फ छात्र ही नहीं बल्कि ये अब भी चर्चा का विषय है कि गंभीर बीमार गजाई छात्रों को ब्रिटेन लाकर उनका इलाज कराया जा सके। रिपोर्ट में याद दिलाया गया है कि इजराइल ने अक्टूबर 2023 में अब तक गजा में 60,000 से अधिक फिलिस्तीनियों को मार दिया है। ये कदम गजा के छात्रों को शिक्षा के लिए नए अवसर देने और उन्हें युद्ध से बाहर निकालने के लिए एक मानवीय कोशिश है। हालांकि प्रतिक्रिया बेहद जटिल और जोखिम भरी है, क्योंकि हर छात्र को इजरायली मंजूरी, तीसरे देश का वीज़ा प्रोसेस और फिर ब्रिटेन की स्कॉलरशिप व्यवस्था को दुरुस्त करना होगा। ये थी आज की मुख्तलिफ खबरें, अहम खबरें। मिलता हूँ मैं आपसे एक नई रिपोर्ट के साथ में। जय हिंद।